यस वेलकम सीएमए स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीएमए हाइट्स चैनल पर। मैं जो आपके साथ आज क्लास डिस्कस करने जा रहा हूँ, दिस बिलोंग्स टू पेपर नंबर 15 जो कि फाइनल लेवल का है एंड द पेपर नेम इज स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, राइट। तो दिस इज द आवर पेपर नेम एंड दिस इज फाइनल लेवल पेपर। तो हम जो आपके साथ ये एक तरह का गाइडेंस जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये दिस बेस्ड ऑन द स्टडी नोट्स एंड टुडे इज दिस आवर क्लास नंबर 23, राइट। तो इससे पहले जो हमने क्लासेस दी हैं वो आपको अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं आसानी से। वो स्टडी नोट्स को ही बेस मान के ये क्लास सीरियल वाइज डाली हुई है। तो अभी जो टॉपिक चल रहा है, आवर टॉपिक इज बेसिकली स्टडी नोट्स 2 डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में 2.1 मार्जिनल कॉस्टिंग एंड वी आर ऑन द डिसीजन इन्वॉल्विंग अल्टरनेटिव चॉइसेस एंड प्राइसिंग डिसीजन एंड स्ट्रेटजी। तो ये हम पढ़ रहे थे, हमने अभी आपके जो न्यूमेरिकल सवाल हैं वो हम कर रहे थे इसमें। तो अभी हमने आपको 18 नंबर तक इलस्ट्रेशन डिस्कस कर लिए थे। अब मैं आपके साथ जो अभी इलस्ट्रेशन डिस्कस कर रहा हूँ वो 19 नंबर का इलस्ट्रेशन है, विच अगेन बिलोंग्स टू ऑप्टिमम मिक्स का। तो ऑप्टिमम मिक्स की जब मैं बात करता हूँ तो मैंने पहले भी आपको ये सवाल कराए हैं, तो हमेशा बताया है कि जब आप ऑप्टिमम मिक्स का सवाल करते हैं तो आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए। पहला तो क्या कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट में डील कर रहे होंगे, मतलब आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे होंगे, ठीक है। जब ये ऑप्टिमम मिक्स का आपके नाम आए तो आप क्या कर रहे होंगे, आप तो एक तो क्या होगा, मल्टीपल प्रोडक्ट होंगे, मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आप बना रहे होंगे, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप दे रहे हैं। दूसरा आपके पास क्या होगा, हमेशा कुछ लिमिटेशन होंगी। लिमिटेशन लिमिटेशन क्या हो सकती हैं? लिमिटेशन कोई मटेरियल की लिमिटेशन हो सकती है, कोई लेबर की लिमिटेशन हो सकती है, कोई मशीन आवर्स की लिमिटेशन हो सकती है, ठीक है। या कोई मिनिमम डिमांड की कोई लिमिटेशन हो सकती है कि मार्केट में मिनिमम डिमांड आपको उतना देना ही देना है, या मैक्सिमम सेल की भी आपकी कोई हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ लिमिटेशन होंगी और इन इन मल्टीपल प्रोडक्ट को इन लिमिटेशन में फिट करके हमें क्या करना होता है, फाइनली आपको प्रॉफिट को क्या करना होता है, मैक्सिमाइज, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज। तो ये बेसिक एक फ्रेमवर्क होता है जो मैंने आपको बताया कि जब भी आप ऑप्टिमम मिक्स करेंगे, मल्टीपल सवाल आपके पास प्रोडक्ट लाइन होंगी, उसमें आपके पास कुछ लिमिटेशन होंगी, कोई रिसोर्स लिमिट होंगे आपके पास। लिमिटेशन या तो आपको अपर साइड में भी हो सकती हैं, जैसे मार्केट में एक किसी प्रोडक्ट की मैक्सिमम डिमांड या मैक्सिमम आप उतना ही सेल कर सकते हैं, या मिनिमम आपको इतना बनाना ही बनाना है, तो इस तरह की होंगी। या फिर उसमें होगा कि मटेरियल इतने इतने तरह का मटेरियल, केवल इस पर्टिकुलर क्वालिटी का मटेरियल, पर्टिकुलर तरह का मटेरियल जो है आपको इतना है, तो उसको ऑप्टिमाइज करके हाउ वी यूज दैट मटेरियल और दैट रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज अवर प्रॉफिट। तो इसमें कंट्रीब्यूशन अप्रोच के साथ हम काम करते हैं, जो मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने पढ़ी होगी। तो ये एक बेसिक फ्रेमवर्क होता है जब भी आपको ऑप्टिमम मिक्स का सवाल आएगा, है। तो आपको अगर ये बेसिक फ्रेमवर्क क्लियर है तो आपको ये आसानी पैदा कर देगा सवाल करने में। तो मैं पढ़ता हूँ सवाल, ए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैज एम्प्लॉयड स्किल्ड पर्सन फॉर डूइंग प्रेसिंग एंड वेल्डिंग ऑपरेशन। देखो ये प्रेसिंग एंड वेल्डिंग ऑपरेशन क्या होते हैं। प्रेसिंग का मतलब होता है कि चीज को एक जैसे कोई प्रेस करके उसमें कोई पर्टिकुलर शेप देना या उसको बेंड करना, कोई इस तरह का काम करना जिससे कि उसे पर्टिकुलर टाइप की वो मिल जाए, अपार्चर मिल जाए, कोई शेप मिल जाए। तो वेल्डिंग ऑपरेशन आप जानते होंगे, जब कि कहीं आपने देखे भी होंगे, सड़कों के किनारे भी वेल्डिंग होती रहती है, जहाँ पे आपको किन्हीं दो दो पार्ट को जोड़ा जाता है, दो दो मटेरियल को जोड़ा जाता है। तो वो ये दो दो तरह के ये इनके पास जॉब हैं और उसके ऑपरेटर्स हैं। तो वेल्डर प्रोड्यूस टू डिफरेंट प्रोडक्ट, W1 एंड W2। जो इनके पास ये वेल्डर है ये W1 और W2 कर सकता है। द प्रेस ऑपरेटर्स आल्सो प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट P1 एंड P2, राइट। तो W1 W2 P1 P2 ये प्रोडक्ट हैं, तो चार प्रोडक्ट इनके पास हो गए, राइट। द वेल्डर को यूज करके W1 W2 बनाते हैं और प्रेस ऑपरेटर को यूज करके P1 P2 बनाते हैं। ड्यू टू स्पेसिफिक स्किल रिक्वायरमेंट्स द प्रेस ऑपरेटर कांट डू वेल्डिंग जॉब एंड वाइस वर्सा। मतलब अब देखो यहाँ से लिमिटेशन शुरू हो गई। जो मैंने पहले आपको बताया था कि आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट होंगे, तो मल्टीपल प्रोडक्ट में आपका W1 W2 P1 P2 चार तरह के चार प्रोडक्ट हैं आपके पास।
अब यहाँ से लिमिटेशन देखो शुरू हो गई है कि वेल्डिंग वाला जो है वर्कर वो प्रेस का काम नहीं कर सकता और प्रेस वाला वर्कर वेल्डिंग का काम नहीं कर सकता। द लेबर आवर्स एंड कॉस्ट डाटा इन रेस्पेक्ट ऑफ द फोर प्रोडक्ट आर एज अंडर। मतलब अब उसमें उन्होंने बाकी डाटा आपको दिया हुआ है, W1 W2 P1 P2 जो 4 प्रोडक्ट है उनका डाटा दिया है। तो अभी तक हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये जो है 4 प्रोडक्ट्स में अभी क्या लिमिटेशन है कि ये W1 W2 जो बना रहे हैं ये वाले वर्कर को हम इसमें यूज नहीं कर सकते, मतलब दे आर नॉट इंटरचेंजेबल। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, ये कॉस्ट डाटा पढ़ते हैं। आवर्स कितने लग रहे हैं W2 ये बनाने में? 4 4 5 2, मतलब रेस्पेक्टिवली आप देखें तो ये घंटे हैं। प्राइस जो है आपका 50 रुपये, 50 रुपये, 80 रुपये और 65 रुपये है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट जो है रुपीज में दिया हुआ है डायरेक्टली 18 रुपये, 22 रुपये, 35 रुपये, 45 रुपये। डायरेक्ट लेबर का रेट पर आवर में यहाँ पे दिया हुआ है जो कि 4 रुपये है, ये भी 4 रुपये है, ये 4 रुपये है, मतलब 4 रुपये फ्लैट रेट है। तो आप इसमें लेबर का कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो लेबर का कॉस्ट इसके लिए पर्टिकुलर कितना हो गया? 4 इंटू 4 16 हो गया। सिमिलरली इसके लिए भी 16 हो जाएगा 4 इंटू 4, राइट। इसके लिए आपको 20 रुपये हो गया लेबर का कॉस्ट और इसके लिए आपको कितना हो गया जी? 8 रुपये लेबर का कॉस्ट हो गया। वेरिएबल ओवरहेड आपको डायरेक्टली दिए हुए हैं। तो आपको क्या क्या डाटा मिल गया? डायरेक्ट मटेरियल का डाटा मिल गया, डायरेक्ट लेबर का डाटा मिल गया और डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड जो है आपके, मतलब आपको एक तरह से कंट्रीब्यूशन अप्रोच पे चलना है आप। ओके, उसके बाद क्या है? द यूनिट इनकर्स ₹50,000 पर एनम ऑन द फिक्स कॉस्ट। ये 50,000 जो है फिक्स कॉस्ट दी हुई है पर एनम की। फॉर प्रोड्यूसिंग द अबव प्रोडक्ट, जो ये 4 प्रोडक्ट बनाते हैं इसमें एक फिक्स कॉस्ट 50,000 रुपये लगती है साल भर की। द अवेलेबल लेबर आवर्स फॉर द वेल्डिंग इज 20,000 एंड द प्रेसिंग इज 16,000। अब देखो, अब यहाँ से फिर लिमिटेशन शुरू हो गई है कि जो आपके दोनों ये अवेलेबल आवर्स हैं W1 और W2 को मिला के ये कितने अवेलेबल आवर्स हैं? 20,000 घंटे अवेलेबल हैं। सिमिलरली P1 P2 वाले जो हैं ये आपके जो प्रेस के जो घंटे अवेलेबल हैं लेबर के वो 16,000 घंटे हैं। और एक बात ये है कि ये वाले घंटे इधर यूज नहीं हो सकते और इधर वाले इधर यूज नहीं हो सकते। तो इस तरह से आपको लिमिटेशन की फ्रेमिंग हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द यूनिट has also observed that the market can absorb minimum 2,000 units of W1, uh, 2,500 unit of W2, 1,800 unit of P1 and 2,200 यूनिट ऑफ P2। अब देखो ये एक लिमिटेशन और नहीं आई। पहली लिमिटेशन तो क्या थी कि लेबर आवर जो थी वो आपके लिमिटेड किए हुए थे वेल्डिंग के और प्रेसिंग के, और दूसरा ये इंटरचेंजेबल भी नहीं थे। अब क्या है, मार्केट में मिनिमम एब्जॉर्प्शन कराना है आपको, मतलब मिनिमम आपको इतने इतने बनाने ही है। 2000 यूनिट W1 की, 2500 यूनिट W2 की, 1800 यूनिट P1 की और 2200 यूनिट P2 की। द डिमांड कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, डिमांड जो है आपकी फ्लक्चुएट करती है, मतलब वो स्थिर नहीं रहती है। The manager of the shop has therefore suggested that the worker should be trained to do either of the welding or pressing job। एक ही मैनेजर साहब कह रहे यार डिमांड का पता ही नहीं है, वो फिक्स तो रहती नहीं है, तो कह रहा हम वर्करों को ट्रेन कर दें जिससे कि वो वेल्डिंग वाला प्रेसिंग का भी काम कर पाए और प्रेसिंग वाला वेल्डिंग का भी काम कर पाए। सो दैट अगर कोई एक्सेस डिमांड आ जाती है मार्केट में तो हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना सकते हैं। अगर हमें ऐसा उनमें स्किल डेवलप करेंगे तो उसकी एक फर्दर कॉस्ट है जो कि 5,000 रुपये आपकी पर एनम हो जाएगी, उसकी ट्रेनिंग की कॉस्ट जो है। तो अभी तक जो हमने इस सवाल को पढ़ा उसमें हमें क्या लिमिटेशन मिल रही थी कि आप तो पहले पार्ट में ये था कि आपके जो प्रेस मशीन वाले वेल्डिंग का काम नहीं कर सकते, वेल्डिंग वाले प्रेस मशीन का काम नहीं कर सकते। सेकंड लिमिटेशन ये थी कि आपके वेल्डिंग के आवर्स 20,000 हैं और प्रेसिंग के आवर्स 16,000 हैं। थर्ड लिमिटेशन ये है कि मिनिमम आपको जो मार्केट में मिनिमम सप्लाई करनी है W1 W2 P1 P2 की 2,000, 2,500, 1,800 और 2,200, 2,000, 2,500, 1,800 और 2,200 ये मिनिमम डिमांड आपको करनी है। अब क्या करना है, और एक अगली बात ये है
ये एक अलग पार्ट हो गया सवाल का कि मैनेजर साहब जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई वर्करों को ट्रेंड कर दिया जाए जिससे कि वो कोई भी काम कर सकें, वेल्डिंग का या प्रेसिंग का, जिससे कि आने वाली डिमांड जो कि फ्लक्चुएटिंग नेचर की है उसको पूरा किया जा सकते। तो ये तो अभी तक डाटा था। अब करना क्या है, प्रेजेंट द फिगर ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। जो हमने कहा था ना कि ऑप्टिमाइजेशन करना होता है आपको प्रोडक्ट मिक्स का, एज्यूमिंग दैट minimum marketable quantity is produced before the worker are trained and after they train। तो हमें क्या करना है कि दोनों कंडीशन में, जब हमने ट्रेन नहीं किए थे उसमें आपको एक ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स का एक आपको स्टेटमेंट प्रेजेंट करना है। व्हाट एग्जैक्टली दैट विल टेल द मिनिमम मार्केट क्वांटिटी को आपको ध्यान में रखना है जब वर्कर ट्रेन किए गए हैं और जब वर्कर ट्रेन नहीं किए हैं, दोनों केस में आपको ऑप्टिमम मिक्स का एक प्रेजेंट करना है स्टेटमेंट। और दूसरा क्या करना है, प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट फॉर ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। बोथ द अबव कंडीशन आर रिकमेंड वेदर इट एडवाइजेबल टू ट्रेन एम्प्लॉय और नॉट। मतलब आपको क्या करना है कि ट्रेनिंग मैनेजर वाला जो आपका प्रपोजल है उसको भी बताना है उससे क्या फायदा होना है क्या नहीं होना है, और एक आपको स्टेटमेंट प्रेजेंट करना है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो जैसे मैंने बताया था कि आपको कंट्रीब्यूशन अप्रोच पे जाना पड़ेगा और आपको रैंकिंग करनी पड़ेगी प्रोडक्ट की। तो देखिए 4 प्रोडक्ट का डाटा है। सबसे पहले आप सेलिंग प्राइस ले लिया, सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट आपने यहाँ से बोरो कर लेंगे 50 50 80 65, 50 50 80 65। अब आपकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी यहाँ दी हुई है 18 22 35 45, 18 22 35 45। डायरेक्ट वेजेस जो मैंने आपको बताए थे 4 4 16, 4 4 16 20 और 8, तो ये आपका आएगा 16 16 20 और 8। तो ये आपका ये हो गया। और डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट आपकी यहाँ पे दी हुई है 2 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 3 रुपये। तो ये आपका हो गया 2 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 3 रुपये। तो अब इन तीनों कॉस्ट को आप जोड़िए तो आपकी ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब आप तीनों कॉस्ट को अगर देखेंगे तो ये क्या आ गई आपकी, इन तीनों को आप सम कीजिए तो ये आप गया 18 और 16 आपका 18 और 18 ही हो गया, ये 2 प्लस इधर कर दो तो 36 हो गया। फिर 16 18 22 40 हो गया, 35 और 20 55 और 3 58 हो गया। तो इस तरह से आपकी ये जो आपका जो इस रो में ये दिया हुआ है, इस वाली रो में जो आपकी फिगर दी है, इट इज नथिंग दैट सम ऑफ दिस ऑल 3 वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो इससे आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो आप जानते हैं जब कंट्रीब्यूशन अप्रोच में चलते हैं तो आपको कंट्रीब्यूशन क्या करता है, कंट्रीब्यूशन मतलब होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस तो आपका ये दिया हुआ है, इसमें से आप ये वेरिएबल कॉस्ट निकालिए तो आपको कितना बच जाएगा, ये कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो 50 माइनस 36 14, 50 माइनस 40 10, 80 माइनस 58 22, 80 माइनस 58 22 है ना, और 65 माइनस 56 9। तो इस तरह से आपका एक ये आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। ये कंट्रीब्यूशन आपको क्या आ गया, बेसिकली एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशन आ गया। मैं इसको एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशन बोलता हूँ। अब आपको जो प्रोडक्ट में चूंकि आपको ऑप्टिमम मिक्स बनाना है इसका, तो आपको जो आपके लिमिटेड रिसोर्स हैं, लिमिटेड रिसोर्स क्या है, लेबर वाले जो आपके ये वेल्डिंग के घंटे और ये प्रेसिंग के घंटे जो हैं उसको देखना है कि पर घंटे पे आपका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा। तो कंट्रीब्यूशन पर आवर आप निकालेंगे तो ये जो वेल्डिंग के घंटे थे इसमें 4 घंटे लग रहे थे, इसमें भी 4 लग रहे थे, इसमें 5 लग रहे थे और इसमें 2 लग रहे थे। ठीक है, जो आपने यहाँ पे देखा होगा ये घंटे वाले जो हैं आपके डायरेक्ट लेबर आवर जो आपके लग रहे थे 4 4 5 2, ये वाली लाइन में लिखे हुए हैं। तो इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे आप कंट्रीब्यूशन को उसमें लगने वाले घंटों से, ये कंट्रीब्यूशन है और लगने वाले घंटे क्या थे 14 रुपए कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, और इसमें घंटे कितने लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं जो कि ऊपर से आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर आप करेंगे 14 डिवाइडेड बाई, ये कैसे आ रहा है 3.5 रुपए, ये आपका आ रहा है 14 डिवाइडेड बाई 4, राइट। तो 14 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आपको 3.5 रुपए मिलेगा। सिमिलरली आप 10 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, अगले प्रोडक्ट में भी 4 घंटे लगते हैं तो 2.5 रुपए मिलेगा। 58 था और डिवाइडेड बाई, सॉरी 22 का रुपए कंट्रीब्यूशन था, तो 22 को डिवाइड कर दीजिए 5 से तो आपको 4.4 आ जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करना है आपको, इसको 4 से डिवाइड करना है,
इसको भी 4 से डिवाइड करना है और इसको 2 से डिवाइड करना है। तो आपका ये कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर आपका आ गया। अब आप देखेंगे इसके हिसाब से इसकी रैंकिंग कर देंगे, ठीक है। तो आपके प्रायोरिटी ऑर्डर मिल गया। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में देखेंगे आप कंट्रीब्यूशन पर आवर जो कि लेबर का है उसके हिसाब से 3.5 रुपये, 2.5 रुपये, 4 रुपये 40 पैसे और 4 रुपये 50 पैसे। अब देखो, अब ये प्रायोरिटी, इस प्रायोरिटी को हमें अपनी लिमिटेशंस में फिट करना है। जो लिमिटेशंस क्या क्या थी कि भाई एक तो हमारे पास ये घंटे इतने ही हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, हमारी मिनिमम डिमांड इतनी है जो हमें मार्केट में देनी है। तो हम पहले बिना ट्रेनिंग वाला काम कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर वर्कर आर ट्रेंड। तो आप W1, W2, P1, P2 लिख देंगे। अब इनकी मिनिमम डिमांड जो है, मिनिमम डिमांड तो आपको करनी है। तो 2000 यूनिट, 2500 यूनिट, 1800 यूनिट और 2200 यूनिट। तो ये आपने यहाँ लिख दी 2000 यूनिट, 2500 यूनिट, 1800 यूनिट और 2200 यूनिट। अब इसमें क्या है, बेसिकली देखिए आपके पास ये 2000, ये जो हमारे पास ये W1 एंड W2 हैं, जो आपने देखा था ये W1, W2 के जो आवर्स थे हमारे, वो कितने आवर्स थे? वो आवर्स थे 20,000, ठीक है, 20,000 थे। और ये P1, P2 वाले कितने थे? P1, P2 वाले कितने थे भाई? 1800 थे कि 3600 थे, मुझे याद नहीं रहा। देखते हैं कितने घंटे थे भाई हमारे पास। ये 20,000 और 16,000, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये W1 और W2 वाले घंटे और P1, P2 वाले जो घंटे थे, ये आपके पास कितने थे? ये आपके पास थे, ये आपके पास थे 16,000, ठीक है। ये 16,000 घंटे थे आपके पास। और ये कितने थे? ये 20,000 घंटे थे, ठीक है, यही घंटे थे। अब देखिए मिनिमम डिमांड आपको इतनी बनानी है, ये लिखी हुई है मिनिमम डिमांड, ये भी दी हुई है। तो आपकी जो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, तो इन दो प्रोडक्टों में कौन बेटर है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले वर्कर अभी यहाँ यूज नहीं हो सकते, ट्रेन नहीं किए हुए। तो आपको दो, ये रैंकिंग जो है केवल इन दो लेवल पे कंपैरिजन करना पड़ेगा कि इस इसमें कौन बेटर है, इस इसमें कौन बेटर है। तो मिनिमम तो आपको बनाना ही बनाना है। तो मिनिमम जब आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है, तो उसमें तो जो घंटे यूज हो रहे होंगे वो हो ही रहे होंगे। यानी कि जब आपको 2000 यहाँ बनाने ही बनाने हैं, तो इसमें 4 घंटे यूज हो रहे होंगे पर यूनिट के हिसाब से, और इसमें भी 4 घंटे पर यूनिट के हिसाब से यूज हो रहे होंगे। तो 2500 इंटू 4 10,000 और 8 18,000, यानी कि 18,000 घंटे यूज हो चुके इसको मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करने में। तो अब घंटे हमारे पास कितने बचे? 20,000 में से आप देखो 18,000 हो गए तो 2,000 घंटे बचे। अब 2,000 घंटों में मेरे पास इन दोनों में से, ये वेल्डिंग वाली जो जॉब है, इनमें कौन से का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है। तो मैं रिमेनिंग जो घंटे बचे, क्योंकि अपर साइड में कोई लिमिट है नहीं, मार्केट कुछ भी अब्जॉर्ब कर सकता है, मिनिमम एक है कि इतना इतना सप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, जो 3.5 आपका कंट्रीब्यूशन है, तो जो रिमेनिंग घंटे बचे हैं मेरे पास, कितने घंटे बचे हैं? 2,000 घंटे। मेरे पास कितने घंटे बचे हैं? 2,000 में 20,000 में से 18,000 अगर निकाल दिए तो 2,000 घंटे। तो इस यूनिट को बनाने में कितने घंटा लगता है? एक को 4 घंटा लगता है। तो ये 500 की फिगर यहाँ से उठ के आ रही है। ये आप समझ में आ गया ये कहाँ से 500 यूनिट आ रही है? भाई ये मिनिमम डिमांड तो पूरी करनी है। तो इसमें जब मिनिमम पूरी करनी है, तो एक यूनिट को बनाने में W1 में 4 घंटे लगते हैं, W2 में भी 4 घंटे लगते हैं। तो 2500 इंटू 4 ये 10,000 हो जाएगा, और 2,000 इंटू 4 8,000 हो जाएगा। यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करने में 18,000 घंटे लग जाते हैं, और 20,000 घंटे टोटल ही हैं। तो मेरे पास कितने बचे? 20,000 माइनस 18,000, यानी कि 2,000 घंटे रिमेनिंग बचे। अब इन 2,000 घंटों को मैं किस में यूज करूंगा? जिसमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ रहा है, राइट। अब मेरा कंट्रीब्यूशन आ रहा है इसमें, इसके हिसाब से वेल्डिंग वाली जॉब में इसका, क्योंकि ये तो अभी इंटरचेंजेबल है नहीं, तो हम इसको 3.5 वाला करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं बनाऊंगा 500 यूनिट और, तो टोटल यूनिट आपकी कितनी बन जाएंगी? 2500। और इसमें बनाएंगे नहीं, घंटे बचेंगे नहीं यहाँ पे, तो ये 2500 तो मिनिमम डिमांड आ जाएगी। सिमिलरली आप इसको अगर यहाँ देखेंगे तो इसमें आई थिंक 5 घंटे लग रहे थे और इसमें 2 घंटे लग रहे थे, ठीक है, मिनिमम डिमांड में। तो मिनिमम डिमांड आपकी 1800 इंटू 5 अगर करेंगे तो आपका क्या आएगा? 1800 इंटू 5 9,000, 1800 इंटू 5 9,000 आ जाएगा, और 2200 इंटू 2 ये आपका आएगा 4400, ठीक है, 4400। तो इतने ये आपका हो गया 4400 प्लस 9,000, ये आपका हो गया 13,400,
तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में आपको कितने घंटे लग जाएंगे इन दोनों के लिए? कितने लग जाएंगे? 16,000 में से 13,400 मिनिमम के लिए लग जाएंगे। तो कितने बचेंगे जो मैं प्रायोरिटी लेवल को यूज करके काम में ला सकता हूँ? 16,000 माइनस 13,400, तो आपके कितने बचेंगे? 2600 घंटे। अब इन 2600 घंटों को मैं प्रायोरिटी लेवल से यूज करूंगा, तो मैं इन दोनों में कंपेयर करूंगा किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन अच्छा है, इसका ज्यादा अच्छा है, तो मैं इसको बनाऊंगा। तो 2600 यूनिट, सॉरी 2600 घंटों में इसकी कितनी यूनिट बन पाएंगी, क्योंकि 2 घंटे लगते हैं इस वाली में, तो ये 2 से डिवाइड करूंगा तो 1300 यूनिट और बन पाएंगी इसकी। तो ये 1300 यहाँ से ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो आपकी टोटल आपका कितना हो गया ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद? इसकी 2500 बनाओ, इसकी 2500 बनाओ, इसकी 1800 बनाओ, और इसकी 2200 प्लस 1300 3500 बनाओ। अब इनका कंट्रीब्यूशन कितना है? अब ये जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे लेंगे हम प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, जो प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं उसमें हम एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशन लेंगे, क्योंकि ये वाला जो कंट्रीब्यूशन जो हमने लिया था ना, ये रैंकिंग वाला कंट्रीब्यूशन लिमिटेड रिसोर्स के हिसाब से लेना है। लेकिन जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो आपको एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। तो अब इसको कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 14 रुपये, 10 रुपये, 22 रुपये और 9 रुपये। तो इससे आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो इन जॉब्स के लिए कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर आप इसको टोटल को जोड़ देंगे इन चारों को, तो आपको टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो इसमें कितना आ रहा है? 1,31,100 रुपये। और आपकी जो फिक्स कॉस्ट थी, जो 5500 रुपये, सॉरी 50,000 रुपये दी हुई थी, वो बिना ट्रेनिंग वाली, तो उससे निकालेंगे तो फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। तो ये पहला पार्ट हो गया जिसमें आपने प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज किया, प्लस उसके बाद उसकी रैंकिंग करने के बाद उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को स्टेटमेंट को आपने प्रोड्यूस किया, कीपिंग द व्यू ऑफ द ऑल लिमिटेशन ऑफ द मिनिमम मार्केट डिमांड एंड द अवेलेबल लेबर आवर्स ऑफ वेल्डिंग एंड प्रेसिंग। एंड आपने ये भी ध्यान दिया कि आपको वेल्डिंग वाले वर्कर प्रेसिंग में यूज नहीं कर सकते, प्रेसिंग वाले वर्कर को वेल्डिंग में यूज नहीं कर सकते। अब ये मैनेजर साहब का जो सुझाव आया था, उस सुझाव की बात करते हैं। मैनेजर साहब ने क्या सुझाव दिया था कि भाई मार्केट में डिमांड घटती बढ़ती रहती है, तो हम अपने वर्कर को ट्रेनिंग दे दें, जिससे क्या होगा कि ये W1 W2 P1 P2 भी बना पाएंगे, P1 P2 वाले W1 W2 भी बना पाएंगे। दैट मीन्स कि ऑल लेबर कैन डू एनी वर्क, सिंपल। तो फॉर दैट ट्रेनिंग कंपनी हैज टू इनकर ए कॉस्ट ऑफ ₹5,000 पर एनम, राइट। तो इससे आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, टोटल 50,000 प्लस 5,000 55 हो जाएगी। तो अब उसको एवेल्युएट करेंगे। अब मैं उसको एवेल्युएट करके बताता हूँ आपको, ठीक है। अब ये मैनेजर साहब का अगर हमने अच्छा, ये तो उन्होंने स्टेटमेंट ही निकाला है, तो हम कहाँ पे आ गए थे? अच्छा, अब वर्करों को ट्रेंड कर दिया जाए साहब। जब वर्करों को ट्रेंड कर दिया गया तो फिर तो अब तो कोई भी कुछ भी बना सकता है। यानी कि आपके पास टोटल आवर्स कितने हो गए? तो आपके पास टोटल आवर्स अब कितने हो गए भाई? पहले आपके 20,000 घंटे जो थे वो W1 W2 वाले थे, W1 W2, ठीक है। और आपके पास 16,000 घंटे किसके थे? P1 P2 वाले थे। तो आपके पास टोटल 36,000 घंटे हैं, क्योंकि अब तो इंटरचेंजेबल है ना सारे। अब आपको मिनिमम डिमांड तो उतनी रखनी है, तो मिनिमम डिमांड तो सब आप रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो बिफोर ट्रेंड वाला ना, मैं आफ्टर ट्रेंड वाला बताता हूँ आपको। आफ्टर ट्रेंड वाला कहाँ है? ये रहा आफ्टर ट्रेनिंग वाला। तो आपके पास जो घंटे हो गए, वो घंटे मैंने जैसे बताया था 20,000 प्लस 16,000, ठीक है। तो आपका कितना हो गया? 36,000 घंटे हो गए। अब तो लेबर चेंज हो सकती है कहीं भी, ठीक है। अब मिनिमम डिमांड तो वही है 2,000, 2,500, 1,800 और 2,200। तो ये तो आपको पूरी करनी है। अब देखो इसमें कितने घंटे लग रहे थे? आप देख रहे थे इसमें आपके लग रहे थे 4 घंटे, इसमें भी आपके लग रहे थे 4 घंटे, इसमें आपके लग रहे थे 5 घंटे, इसमें आपके लग रहे थे 2 घंटे। तो ये देखो मिनिमम डिमांड को पूरा करने के लिए कितने घंटे आएंगे? तो आप इसको देख लो, 20 चौक मतलब 8,000 ही हो गए, 8,000, ठीक है। और 25 चौका 100, 10,000, और 18 पंजे कितना हो गया? 9,000 ही आएंगे, 9,000।
और 22 दूनी 4400। तो ये आपके टोटल घंटे देखो कितने लग रहे होंगे मिनिमम को पूरा करने में, मिनिमम डिमांड को पूरा करने में 8000 प्लस 10,000 प्लस 9,000, 8,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 प्लस 4400। तो 31,400 घंटे लग रहे हैं आपके, 31,400 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो ये तो मिनिमम डिमांड को पूरा करने में लग रहे हैं। तो रिमेनिंग आवर आपके पास कितने बच रहे हैं? 36,000 माइनस 31,400, तो 36,000 माइनस 31,400, तो इतने घंटे आपको बच जाएंगे जो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ये आपका हो गया 36,000 माइनस 31,400, तो आपके पास 4600 घंटे बच जाएंगे। अब देखो ये जो 4600 घंटे हैं इनको मैं अब अपनी मनमर्जी से यूज करूंगा, जहां मुझे ज्यादा आपको मुझे वो मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो इसमें मैं किसको यूज करूंगा? देखो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर किसका सबसे ज्यादा था? अगर मैं ये इंटरचेंजेबिलिटी हटा दूं, ये मान लो कि ये इधर भी यूज हो रहा है ना अब तो ट्रेनिंग के बाद, तो इसका सबसे ज्यादा था 4 रुपये 50 पैसे पर लेबर आवर। तो इसकी कितनी यूनिट बन पाएंगी? आपके 2600 आवर जो बचे थे, जो मैंने निकाले थे, सॉरी जो आपके 4600 आवर बचे थे, 31,400, 36,000 में से आपके 31,400 निकाले थे ना, 36,000 माइनस 31,400, तो 4600 आवर बचे थे। 4600 आवर जो बचे थे और एक जो आपका 4600 आवर बचे थे मिनिमम डिमांड को पूरा करने के बाद, उसमें अगर आप देखो इसमें तो दो घंटे लगते हैं, तो आप कितने यूनिट बना पाएंगे? 2300 यूनिट बना पाएंगे इसकी। तो ये 2300 यहाँ से आ रहा है। इससे आपका टोटल आपकी ये हो गई, टोटल आपकी प्रोडक्शन हो गई 2000, 2500, 1800 और 4500। तो इससे आपने ये कंट्रीब्यूशन निकाल लिया सारा। ठीक है, ये एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशन आके फिर आपने टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल दिया और इसको फिर ग्रैंड टोटल कर दिया। और अब आपकी ये 55,000 कॉस्ट की हो गई, क्योंकि आपने 50,000 जो थी वो तो पहले थी, प्लस आपने जो 5,000 है, आपने 5,000 जो है 55,000 जो कॉस्ट है वो आपने कर ली है। ये 5,000 ट्रेनिंग की कॉस्ट आ गई। तो इससे आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो आपको, सॉरी, टोटल प्रॉफिट जो आ रहा है आपको, तो टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट जो है 78,100 रुपये आपको इस प्रपोजल के साथ मिल रहा है। तो आप देखो आपको क्या फायदा हो रहा है ट्रेनिंग करवाने से। आपको पहले प्रॉफिट आ रहा था 81,100 और ट्रेनिंग कराने के बाद आपको प्रॉफिट आ रहा है 78,100। तो क्या ये मैनेजर साहब की बात मानना जरूरी है? नहीं भाई, डिसीजन मेकिंग करना है या तो इससे तो प्रॉफिट कम हो गया हमारा। तो हमें, मैं फ्रॉम द अबव इट इज एडवाइजेबल टू एडवाइज इट इज नॉट एडवाइजेबल टू ट्रेन द वर्कर। वर्कर को ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग करने से तो आपका कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है। ठीक है साहब, तो ये आपका सवाल इस तरह से हो गया है। अब नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 20 जो कि प्राइसिंग से रिलेटेड है, तो उसको पढ़ते हैं। पीएच लिमिटेड हैज प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ 2 लाख यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बीएक्सी पर एनम। ये कोई बीएक्सी नाम का ये प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि 2 लाख इनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है। द कंपनी एस्टिमेटेड इट्स नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 90% फॉर ईयर 1986-87। इनका जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो 2 लाख यूनिट की है, लेकिन इन्होंने एस्टिमेशन लिया है नॉर्मल कैपेसिटी का 90% पे यूटिलाइज, मतलब इन्होंने यूटिलाइजेशन ये 90% पे कर रहे हैं। इनकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी मतलब डिजाइन कैपेसिटी जो इनकी ये है इस तरह से। द वेरिएबल कॉस्ट आर ₹22 पर यूनिट एंड द फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड वर बजटेड 7,20,000 पर एनम। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 22 रुपये पर यूनिट है और फिक्स ओवरहेड जो हैं वो 7,20,000 पर एनम के हैं। द वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड अमाउंटेड, ये वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड हैं जो 6 रुपये पर यूनिट है, एंड द फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स जो हैं वो 5,04,000 हैं। फॉर द ऑपरेटिंग डाटा फॉर 1986-87 इज गिवन बिलो। देखो ये तो सब इनका ये डाटा जो दिया हुआ है, ये कैपेसिटी से रिलेटेड डाटा दिया हुआ है जो कि डिजाइन डाटा है। मतलब ये आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, ये ऑपरेटिंग कैपेसिटी है। अब ये जो डाटा नीचे दिया हुआ है ऑपरेटिंग डाटा है, मतलब ये एक्चुअल डाटा जो है वो दिया हुआ है। ये वाला डाटा जो दिया है ये एक तरह से प्रोडक्टिव, जिसके बेस पे हम कॉस्ट को अपोर्शन करेंगे,
यहाँ पे चूंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के से रिलेटेड भी सवाल है ये, तो अब हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो डाटा है, ये इतना जो डाटा मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये ऑपरेटिंग डाटा है इस साल का, और इस पे इन्होंने प्लान किया हुआ है, ठीक है, नॉर्मल कैपेसिटी को इन्होंने प्लान किया होगा जिसपे फिक्स ओवरहेड वगैरह को अपोर्शन करेंगे। द कॉस्ट एनालिसिस रिवील्ड एन एक्सेस स्पेंडिंग ऑफ वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड टू द एक्सटेंट ₹80,000। जो कॉस्ट एनालिसिस किया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वगैरह में, उसमें उन्होंने देखा है कि जो वेरिएबल फैक्ट्री का जो ओवरहेड है वो आपका 80,000 ज़्यादा आपने ओवर एक्सपेंड किया है। देयर इज नो वेरिएंस इन अदर आइटम ऑफ द कॉस्ट, बाकी आइटम में कोई फर्क नहीं है, मतलब कोई वेरिएंस नहीं आ रहा है। करना है डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर 1986-87। ये ब्रेक इवन पॉइंट आपसे निकलवाना चाहते हैं। अच्छा, जब ब्रेक इवन पॉइंट निकलवाना चाहते हैं तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल को देख रहे हैं और हमारी शुरू से क्लासेस देखी हैं, मैंने एमटीपी भी सॉल्व कराए हैं, आपके जो एग्जामिनेशन में सवाल जो आते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें भी मैंने बहुत डिटेल में इसको ब्रेक इवन को समझाया हुआ है, तो आप हमारी वो क्लासेस भी देख सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका आप अपनी फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर पाते हैं, मींस आपकी प्रॉफिट जीरो हो जाता है। तो मैंने आपको वहाँ पे मैं बताया था, मैं तो आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत शॉर्ट में समझा पाऊंगा, हो सकता है कुछ लोग नए पहली बार क्लास को देख रहे हो। तो जो बेसिक इक्वेशन होती है वो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो ये बेसिक इक्वेशन होती है। मैंने कहा कि प्रॉफिट जीरो हो जाता है, मतलब आपकी जो कंट्रीब्यूशन होता है ये दिस साइड इफ यू गो एस माइनस बी आपका कंट्रीब्यूशन होता है और फिक्स कॉस्ट हो जाती है इधर में। तो ये जो फिक्स कॉस्ट है इसको ये रिकवर कर पाती है ब्रेक इवन में। तो अगर मैं इसको यूनिट के टर्म में यहाँ लूँ, तो मैं मान लूँ कि अगर इस इक्वेशन को मैं और एक्सपेंड करूँ, तो मान लीजिए अगर एस आपका पर यूनिट का सेलिंग प्राइस है, फिक्स कॉस्ट आपकी पीरियड की कॉस्ट है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपका वी है, प्रॉफिट तो जीरो है, तो मैं एक ऐसा नंबर ढूंढना चाहूँ जिसपे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। तो मैं अगर मान लो वो n नंबर है, n यूनिट है, n इंटू एस इज इक्वल टू एफ, तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि नंबर्स पे कोई फर्क पड़ता नहीं एफ का, आप यूनिट कम बनाओ या ज्यादा बनाओ, फिक्स कॉस्ट पर एनम पर पीरियड की होती है, ठीक है, इज इक्वल टू सॉरी प्लस v इंटू एन। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा एन एस माइनस बी एन इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। तो अगर मैं n कॉमन ले लूँ यहाँ पे तो ये हो जाएगा s माइनस बी और इधर f रह जाएगा। तो आपका बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n ब्रेक इवन जो होगा आपका फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई s माइनस बी, और इसी को आप कहते हैं फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आप अगर नंबर में आपको ब्रेक इवन निकालना है तो फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। तो बेसिक आप अगर इसकी इंटरप्रिटेशन देखें तो एट दिस नंबर योर कंट्रीब्यूशन कैन कवर द फिक्स कॉस्ट, ये बेसिक इंटरप्रिटेशन होती है। अब सवाल में कैसे फिट करना है, देखो सवाल में कैसे फिट करना है वो इसको, क्योंकि लंबा सवाल है तो मैं पार्ट वाइज लेके आपको चलता हूँ। तो देखो आपका इन्होंने बताया हुआ है सेलिंग प्राइस आपका 40 रुपये पर यूनिट है, तो सेलिंग प्राइस आपका 40 हो गया। वेरिएबल कॉस्ट आप देखो 22 रुपये ये है आपकी कॉस्ट, और 6 रुपये ये है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 28 रुपये, तो 28 रुपये होगी, यानी कि कंट्रीब्यूशन आपका कितना आ गया, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपये। अब आपकी जो फिक्स कॉस्ट है, इसमें फिक्स कॉस्ट आपकी एक तो 7,20,000 पर एनम है और एक 5,04,000, तो ये दोनों फिक्स कॉस्ट हैं। तो आपकी दोनों फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, 7,20,000 प्लस 5,04,000, 7,20,000 प्लस 5,04,000, ये आपकी होगी 12,24,000। ये इन्होंने यहाँ निकाली हुई है, टोटल फिक्स कॉस्ट जो है आपकी 12,24,000 ये आ गई। तो अगर आप ब्रेक इवन को यूनिट में देखना चाहें, तो ब्रेक इवन को यूनिट में देखने के लिए मैंने क्या बताया था आपका कि एन जो आप देखते हैं वो आपकी ये जो फिक्स कॉस्ट है इसको आप डिवाइड कर दीजिए 12,24,000 को, आप इसको डिवाइड कर दीजिए आपके कंट्रीब्यूशन से, ठीक है, तो आपके कंट्रीब्यूशन से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ब्रेक इवन में आंसर आ जाएगा यूनिट का। तो आपकी ब्रेक इवन इन्होंने निकाला होगा, ये आपकी यूनिट आ जाएगी। ब्रेक इवन यूनिट आपकी 12 से डिवाइड करेंगे, जब 12
12,24,000 को, तो आपकी 10,000 सॉरी 1,02,000 यूनिट आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। तो जो ये सवाल आपका पहला ये खत्म हो गया, डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर 1986 और 1987। ये ब्रेक इवन पॉइंट आपका आंसर आ चुका है पे। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट्स आप कैसे, एक बार वो कुछ सीएस रेशो का भी चक्कर रहता है। तो बेसिकली आपको ये समझना होगा कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है एन, अगर आप नंबर में निकालेंगे तो ये फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, अब इसमें लेकिन एक आपने देखा होगा कि अगर मैं ये नंबर में ना निकाल के अमाउंट में निकालना चाहूँ, अगर मैं इसको अमाउंट में निकालना चाहूँ तो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आपका जो एक पीवी रेशियो होता है, पीवी रेशियो जो आपका होता है ना, पीवी रेशियो क्या होता है, या इसको सीएस रेशियो भी आप कहते हैं, सीएस रेशियो भी कहते हैं। तो जो आपका ये कंट्रीब्यूशन आया ना एस माइनस वी जो आया, इसको अगर आप सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दें तो जो ये रेशियो आएगा इसी को सीएस रेशियो कहते हैं। तो जब आप, अगर आपको ये अमाउंट में निकालना हो ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ तो मैंने यूनिट में निकाल के दिखाया है ये, तो आपको अगर अमाउंट में निकालना हो तो आप क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, जो पीवी रेशियो या सीएस रेशियो आप जो निकालना चाहें, तो उससे आपको ये ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म ऑफ रुपी आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी, ये मैंने एक छोटा सा एक क्लैरिफिकेशन दिया स्टूडेंट की क्लैरिटी के लिए। अच्छा, एक पहला पार्ट आपका ओवर हो गया। सेकंड पार्ट में आपको बताता हूँ, व्हाट इंक्रीज इन द प्राइस वुड हैव बीन नेसेसरी टू अचीव द बजटेड प्रॉफिट। अब देखो भाई, आपने बजट जो बनाया होगा 90% यूटिलाइजेशन पे बनाया होगा, लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ है कम। एक्चुअल में प्रोडक्शन आपका कितना हुआ है, कम हुआ है। एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ है 1,60,000 रुपए, और यूटिलाइजेशन जिस पे बजट बनाया होगा वो कितना होगा, 90% ऑफ 2 लाख, मतलब हो गया 1,80,000 सीधा सीधा। भाई 90% ऑफ 2 लाख कितना हो गया, 1,80,000 यूनिट आपको बनाना चाहिए था बजट के हिसाब से। ठीक है, इस पे आपने कोई कंट्रीब्यूशन या अपना प्रॉफिट निकाला होगा, लेकिन आपने बनाए कितने हैं, 1,60,000 यूनिट। तो आपने कम यूनिट बनाए हैं तो आपका ऑब्वियसली जो है कंट्रीब्यूशन आपको कम आया होगा। तो ये क्या पूछना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि भाई प्राइस कितना बढ़ा दें जिससे कि बजटेड प्रॉफिट मेंटेन हो जाए। ये क्यों बजटेड प्रॉफिट में प्राइस बढ़ाने की बात कर रहा है, क्योंकि हम बना नहीं पाए ना ये कहीं, ये हमने सारा जो प्लान किया था वो 1,80,000 के लिए प्लान किया था, लेकिन बना पाए कितना आपका 1,60,000। ठीक है, तो हमारा फिर क्या हमें करना पड़ेगा, प्राइस को कितना बढ़ाएं जिससे कि क्या हो जाए, हमारा बजटेड प्रॉफिट आ जाए। तो देखो अब मैं सेकंड पार्ट पे चलता हूँ। तो अब देखो इसमें इन्होंने दिया है कि कितना हमें सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। देखो कंट्रीब्यूशन आपका जो आ रहा है, बजटेड कंट्रीब्यूशन ये आ रहा है आपका ब्रेक इवन पॉइंट 90% पे अगर देख रहे हो, जब आप देख रहे थे कि आपके जो ये यूनिट्स थे, ब्रेक इवन जो आपके बजट था, ब्रेक इवन बजट पे आपका आ रहा था आपका 1,02,000 यूनिट्स आ रहे थे। तो इस पे कंट्रीब्यूशन कितना आएगा आपका, भाई कंट्रीब्यूशन ये करना कि बजटेड कंट्रीब्यूशन या बजटेड प्रॉफिट को देखते हुए कितना प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ आपका कंट्रीब्यूशन कितना आना चाहिए, भाई एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 12 रुपए है, तो आपकी 1,80,000 का यूनिट कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, या इन्होंने इसको लिखा है 2 लाख इंटू 90%, मतलब 1,80,000 इंटू 12, इतना कंट्रीब्यूशन आना चाहिए आपका टोटल। ठीक है, राइट। तो जब आपका इतना कंट्रीब्यूशन आना चाहिए बजट के हिसाब से, लेकिन आपने बनाया कितना है, आपने जो आपका जो रियल में आपकी जो ये सेल्स हुई है वो 1,50,000 हुई है, प्रोडक्शन हुआ है आपका 1,60,000। तो अब आप यहाँ देखो कि जो ये बजटेड कंट्रीब्यूशन आपका है वो 1,50,000 के हिसाब से जो आपकी सेल्स हुई है, वो उस कंट्रीब्यूशन को पाने के लिए आपको पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए। मतलब ये बजटेड है, बजटेड कंट्रीब्यूशन इतना आ गया, जो कितने पे बजटेड था 1,80,000 रुपए, लेकिन आपने बनाई 1,00,000, आपकी सेल्स जो हुई है सॉरी वो हुई है 1,50,000। तो इस कंट्रीब्यूशन को पाने के लिए पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना हो आएगा, तो ये आपका आ जाएगा जो आपका 21 लाख जो आपका ये आ रहा है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका है
जो टोटल आपका ये आया है बजटेड कैपेसिटी पे, इसको आप एक्चुअल सेल से आप डिवाइड करेंगे तो आपका ये 14 रुपये 40 पैसे आ गया। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ थोड़ी सी इक्वेशन दोबारा ड्राइव करके बताता हूँ। आप हमेशा से जानते हैं कि आपका सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, या आप ऐसे लिख लो सेलिंग प्राइस इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट तो है ही नहीं है, तो रियल में आपका क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये है आपका, और ये इस इधर साइड में फिक्स कॉस्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, यही आपका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये आपका क्या है, कंट्रीब्यूशन। अब आप कंट्रीब्यूशन में अगर वेरिएबल कॉस्ट जोड़ दें, ठीक है, कंट्रीब्यूशन में अगर आप वेरिएबल कॉस्ट जोड़ दें तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नहीं आएगा। देखो भाई, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं इसमें वेरिएबल कॉस्ट और जोड़ दूं, यानी कि C प्लस एस कर दूं मैं इधर, तो ये क्या होगा, S माइनस वी प्लस V। तो इस V से ये V कैंसिल हो जाएगा तो ये S नहीं बच जाएगा। तो आपका मतलब वेरिएबल कॉस्ट को अगर आप ऐड कर दो, जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी 22 प्लस 6 यानी कि 28 रुपये अगर ऐड कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस आ गया। तो आपका सेलिंग प्राइस इस तरह से आ जाता है। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना होना चाहिए, उस अगर आप बजटेड प्रॉफिट को मेंटेन करना चाहते हैं या कंट्रीब्यूशन को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपका प्राइस होना चाहिए 42 रुपये 40 पैसे, और आपका बजट के हिसाब से कितना था, 40 रुपये। तो बेसिकली सवाल आपका ये यहाँ पे हुआ है, इन्होंने ये कुछ अलग निकाला है, ये मैं आपको समझा दूंगा। अभी आप सेकंड पार्ट को यहाँ तक मानिए कि सवाल आपका यहाँ तक हो गया है। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना रखना चाहिए, आपको 42 रुपये 40 पैसे आपको रखना चाहिए। कितना इंक्रीज करना चाहिए, 2 रुपये 40 पैसे। और अगर परसेंटेज में देखें तो कितना इंक्रीज करना चाहिए, 2 रुपये 40 पैसे डिवाइडेड बाई 40। तो अगर परसेंटेज में आएगा 2.4 डिवाइडेड बाई 40, तो इट कम्स टू द 6%। अगर आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, हालांकि किताब में ये चीज दी नहीं हुई है, मैं आपको क्लैरिटी के लिए समझा रहा हूँ। तो अब ये बात एक यहाँ खत्म हो गई कि आपको कितना प्राइस रखना चाहिए, 42 रुपये 40 पैसे, जो इन्होंने यहाँ पूछा है। what increase in the price would have been necessary to achieve the budgeted profit। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया यहाँ पे, जिसका आंसर केवल कितना था, कितना इंक्रीज करना चाहिए आपको, 42 रुपये 40 पैसे माइनस 40 रुपये, तो 2 रुपये 40 पैसे आपको इंक्रीज करना चाहिए प्राइस को, या फिर आप कहें 6% इंक्रीज करना चाहिए। ओके, अब थर्ड सवाल में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, जो मतलब इसका थर्ड पार्ट है, उसको समझते हैं। प्रेजेंट स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी फॉर 86-87 यूजिंग द मार्जिनल कॉस्ट बेसिस और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट बेसिस। तो इसके फिर फर्दर दो पार्ट हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस आपको बताना है। तो अब इस केस में आपको देखो ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करते हैं और मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो फिक्स कॉस्ट होती है, जो फिक्स कॉस्ट होती है ना, ये वाली फिक्स कॉस्ट, ये अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या मानी जाती है, ये यूनिट में एब्जॉर्ब कराई जाती है। ठीक है, यूनिट में इसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कराते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग को देखते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग में ये जो फिक्स कॉस्ट होती है ये पीरियड में एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, ये कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, पीरियड में एब्जॉर्ब होती है। तो इसके चक्कर में अगर आपकी ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है तो उसमें इसमें प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क आ जाता है, इस कॉन्सेप्ट की वजह से। कॉन्सेप्ट क्या है कि फिक्स कॉस्ट जो आपकी है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को एक बजट के हिसाब से प्री डिटरमाइन एक रेट के हिसाब से जो आप यूनिट प्रोड्यूस करते हैं उसमें एब्जॉर्ब कराई जाती है। और जो आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग में वो पीरियड की कॉस्ट मान ली जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से कुछ फर्क आते हैं इसमें कैलकुलेशन में, तो वो मैं समझाता हूँ आपको, वो बड़ा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है अब सवाल। चलो जी, अब आप देखो स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट तो आपकी जो प्रोडक्ट की है वो आपकी 22 रुपये है। अब ये जो यहाँ सवाल ये खत्म हो गया था, वैसे तो जो सेकंड पार्ट था इसका वो इतना हो गया था। अब ये कुछ एडिशनल डाटा इन्होंने कहीं से इसमें डाल दिया है, जो इसको आप सेपरेट कर लीजिए। स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 22 रुपये है, ये गिवन है।
स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट 90% पे आपकी ये 4 रुपए क्यों आई, ये क्यों निकालना चाह रहा है ऐसा, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इसको एब्जॉर्ब कराएगा। तो देखो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है, पहले तो आपको ये समझना चाहिए। तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 7,20,000 पर एनम है। तो 7,20,000 पर एनम कॉस्ट को ये इतनी यूनिट में इस बजटेड कैपेसिटी पर अगर एब्जॉर्ब कराएगा तो 4 रुपए पर यूनिट आएगी। तो इससे आपकी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट 26 रुपए आ जाएगी। ठीक है, अब ये डाटा कहाँ यूज होगा, ये डाटा इस सवाल का था नहीं वैसे, ये अलग से इसने ये 2 लाइनें लिखी हुई हैं, 3 लाइनें। अब हम प्रॉफिट का स्टेटमेंट बनाते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर। मैंने आपको बताया कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपको जो आपकी फिक्स कॉस्ट है उसको एब्जॉर्ब कराया जाता है यूनिट्स में, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आपके पास प्रोड्यूस हो रही हैं पीरियड में। तो पहले इसी को समझते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट तो आपकी कितनी है, 16। अपने जो आपका जो ये पहले यहाँ से देखते चलिए, प्रोडक्शन आपका कितना हुआ है, आपका हुआ है 1,60,000 यूनिट। तो प्रोडक्शन कितना हुआ है, 1,60,000 यूनिट, 22 रुपए इसकी कॉस्ट है। तो ये आपका स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट आपकी आ गई। अब आपने देखा था कि वेरिएंस की बात कर रहा था, इसने कहा है कि जो आपके जो वेरिएंस है, द कॉस्ट एनालिसिस रिवील दैट एक्सपेंसेस ऑफ द वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड टू द एक्सटेंट 80,000 रुपये। 80,000 रुपये ज़्यादा है आपका फैक्ट्री ओवरहेड जो है, मतलब इन्होंने वेरिएबल कॉस्ट आपकी एब्जॉर्ब हो गई है, मतलब आपने ज़्यादा खर्च की है, तो ये भी उसमें जाएगी आपके उस जो आपने जो प्रोडक्शन किया। तो वेरिएंस कितना आएगा, 80,000 इन यूनिट में जाएगा 1,60,000 में। ठीक है, तो इससे आपका क्या आ गया, ये वेरिएंस आ गया। तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट अब ये बन गई, अब ये वेरिएबल कॉस्ट बन गई वेरिएंस को लगा के। अब आपके फिक्स जो प्रोडक्शन ओवरहेड थे, जो 4 रुपए यूनिट आपने यहाँ से निकाले थे, इसको आप एब्जॉर्ब करा दीजिए। तो आपने इसको एब्जॉर्ब करा दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, आपने 4 रुपए के हिसाब से यहाँ एब्जॉर्ब करा देंगे। अब ये अंडर रिकवरी का चक्कर आता है। अंडर रिकवरी का क्या मतलब है साहब, अंडर रिकवरी का मतलब ये है कि आपने जो ये रिकवर किए हैं 4 रुपए के हिसाब से, ये रिकवर कितने हो पाए, 6,80,000। लगे कितने हैं, 7,20,000। क्यों फर्क आ रहा है, फर्क इसलिए आ रहा है कि आपका जो बजट था वो कितना था, बजट था आपका 1,80,000 यूनिट का, बनाई आपने कितनी, 1,60,000। यानी कि सीधी सीधी बात अगर मैं कहूँ तो आपने जो ये अंडर रिकवरी हुई है इसमें, वो 7,20,000 आपकी लगनी थी और 6,80,000 आपने लगाई, तो आपने 40,000 की जो कॉस्ट है वो कम रिकवर हुई है वहां पे, तो उसको आपको अंडर रिकवरी इसमें ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको अगर आप ऐड करेंगे, ये 1,60,000 यूनिट पे सारी कैलकुलेशन हो रही है। तो इससे आपका ये डाटा आ गया, आपका 4 लाख, ये आपका कितना आ गया, 43,20,000 आपका ये डाटा आ गया, इसमें रिकवरी भी ऐड हो गया। अब आपको ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक आपका ऐड करेंगे 10,000 यूनिट, तो ये 26 रुपये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आपकी ये जो कॉस्ट है ना, ये 26 रुपये, 22 और 4 26, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक है तो 22 तो आपकी ये वेरिएबल कॉस्ट है और 4 रुपये आपका फिक्स कॉस्ट जो एब्जॉर्ब करा रहे थे, तो ये आपका 26 रुपये यहाँ से आ गया। ठीक है, तो आप अगर 10,000 में 26 की गुणा करेंगे तो 2,60,000 आ जाएगा, इससे आप ये ऐड कर देंगे। अच्छा, अब समझने वाली बात एक और यहाँ पे है, जो ये क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर रहे हैं, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर रहे हैं, इसकी कैलकुलेशन आप समझ लीजिए 20 कैसे आ रही है। ठीक है, ये क्या आ रहा है, ये आपको शायद मुश्किल कर रहा होगा। पहले तो ये देखिए 20,000 यूनिट क्यों आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक 20,000 यूनिट इसलिए आ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक मैं आपको बताता हूँ कि आपका क्या था, आपका 10,000 तो ओपनिंग स्टॉक था। ठीक है, आपने प्रोडक्शन किया 1,60,000 का। ठीक है, और सेल हो गई आपकी कितनी, 1,50,000। तो आप देखो, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल अगर करोगे तो आपका क्लोजिंग नहीं आएगा। तो क्लोजिंग आपका 10,000 तो ये बचा, और 10,000 में से इसमें से बच जाएगा, तो ये 20,000 आ गया। अब 20,000 की कॉस्ट कैसे एब्जॉर्ब होगी, ये एक विषय है, ये किस किस रेट पे एब्जॉर्ब होनी चाहिए।
तो ये जो 43.2 दिया हुआ है ना, ये देखो अब इन्होंने यहाँ तक का डाटा लिया हुआ है, ये वाला, ये 43.2, ये सब इन्होंने क्योंकि लैक्स में कैलकुलेशन यहाँ ले ली है डायरेक्टली, तो 1 2 3 4 5 अगर आप करेंगे, मतलब इसको लैक्स से डिवाइड करिए तो ये डाटा, ये 43.2 ये आएगा, और आपके 20,000 यूनिट को आप लैक्स में लाएंगे तो 0.2 आएगा, और डिवाइडेड बाई 1.6 क्यों आ रहा है, क्योंकि आपकी जो कैलकुलेशन हो रही है, आपने प्रोडक्शन किया है 1,60,000 का, तो उसके हिसाब से आपकी क्लोजिंग जो इन्वेंट्री है उसको कितने पे आपको यहाँ पे लाना है, ये कैलकुलेशन यहाँ से आ रही है। आप समझ गए मेरी बात कि नहीं भाई? आपकी जो टोटल आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो 1,60,000 यूनिट की आ रही है, आपकी 1,60,000 यूनिट की ये कॉस्ट आ रही है। तो 20,000 यूनिट की कितनी कॉस्ट आएगी? तो पहले आप क्या करो, एक यूनिट की कॉस्ट निकाल लो भाई। इसको अगर आप 1,60,000 से डिवाइड कर दो और फिर इसको 20,000 से गुणा कर दो तो यही आंसर आएगा। ये इन्होंने यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है। अगर आपको मोटी कैलकुलेशन करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो, 43,20,123 डिवाइडेड बाई 1,60,000 कर दो, ठीक है? तो ये आपकी एक यूनिट की कॉस्ट आ गई, और इसको फिर एक यूनिट की कॉस्ट जो आएगी, ये आंसर जो आएगा मैं करके ही बता देता हूँ, 43,20 डिवाइडेड बाई 1,60,000 ना, 1,60,000, तो ये 27 आ गई आपकी, ये 27, और इसको आप करो 20,000 से गुणा, तो आपकी आपकी आ जाएगी 27 इंटू 20,000 से इसकी गुणा कर दो साहब, तो आपका कितना आएगा? ये 5,40,000 आ गया। तो इससे आपकी क्या आ गई, ये इसमें जोड़ दिया इन्होंने। तो बेसिकली आप जानते हैं कि प्रोडक्शन, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो एक्सपेंसेस है वो जोड़ दीजिए। ये तो बेसिक जो कॉस्ट डाटा है वो तो आप मेरे हिसाब से इंटरमीडिएट में ही पढ़े होंगे ये सब, इसमें तो कोई बहुत बड़ी मुझे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दिख रही, खाली ये कैलकुलेशन कैसे आ रही वो मैं बता रहा हूँ। तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी 6 रुपये से, एस&डी का जो चार्जेस होता है 6 रुपये पर आपकी यूनिट है, तो 1,50,000 आपकी सेल्स में आई है तो उससे कॉस्ट आ गई, और फिक्स कॉस्ट आपकी 5,04,000 है, तो इससे आपकी ये कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट आप देखेंगे एस&डी के बाद, फिर जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपकी 54,44,000 आ गई। और सेल्स आपने जो किया है, सेल्स आपने किया है 1,50,000 यूनिट को 40 रुपये के भाव पे, तो उससे आपका ये रेवेन्यू आ गया। तो ये प्रॉफिट है, ये बैलेंसिंग फिगर आया। अब ये प्रॉफिट जो आया ये क्या आया? बैलेंसिंग फिगर आया, मतलब सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो आपको दो तीन चीज यहाँ ध्यान रखनी है जो अब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हैं, कि आपको एक तो कॉस्ट को कैसे रिकवर करना है उसका एक रेट ढूंढना है, फिर अगर कोई अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी हुई है उसको ढूंढना है, यहाँ पे एक वेरिएंस दिया है इसको लगाना है यहाँ पे, और फिर उस तरह से आपकी ओपनिंग को जोड़ना है, क्लोजिंग को घटाना है, उनकी वैल्यूएशन। देखो इसकी वैल्यूएशन 22 रुपये है, यहाँ पे जो वैल्यूएशन, सॉरी 26 रुपये, 22 प्लस 4, ये 22 प्लस 4 पे उठ के आ रही है ये वाली कॉस्ट जो है 10,000 यूनिट के लिए, और जो 20,000 यूनिट के लिए कॉस्ट जो आ रही है वो 27 पे आ रही है। तो ये आपको गौर करना है कि ये कॉस्ट जो है 26 की आ रही है, ये कॉस्ट 27 की आ रही है, ठीक है? तो ये आपका गौर करने वाली बात है, इससे आपका ये एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आपका एक प्रॉफिट आ गया यहाँ पे। अच्छा, अब यही चीज जो है पार्ट बी में करनी है इसके, ये तो मैंने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का बताया। अब मार्जिनल कॉस्टिंग का देखते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग का कैसे चल रहा है। मार्जिनल कॉस्टिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग में मैंने क्या बताया था आपको कि उसमें क्या होता है कि वो जो सारी पीरियड की कॉस्ट मान लेते हैं। तो अब देखो सेल्स तो आपको पता ही है कि सेल्स आपका 40 रुपये का एक यूनिट बिक रहा है, तो 40 इंटू आप 1,50,000 कर लो, 40 40 इंटू 1,50,000, तो ये आपका 60 लाख आ गया। वेरिएबल कॉस्ट जो है आपकी, वेरिएबल कॉस्ट आपकी आपको पता ही है कितनी कितनी वेरिएबल कॉस्ट थी इसमें, यहाँ देखिएगा वेरिएबल कॉस्ट यहाँ आपकी दोनों जुड़ जाएंगी, ये थी आपकी 22 और 6 28 मेरे हिसाब से आ जाएगी ये 22 और 6 28। तो ये इन्होंने आपकी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो वेरिएबल दे रखी है, तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट 36 लाख है ये कहाँ से उठ के आई है? ये 36 लाख ये ऑलरेडी निकाली हुई है वेरिएंस के साथ, ठीक है? वेरिएंस के साथ आपकी वेरिएबल कॉस्ट
36 लाख ये निकाली हुई है, तो 36 लाख इन्होंने ये फिगर यहाँ से चिपका दी। अच्छा, अब आपकी ओपनिंग की वेरिएबल कॉस्ट है 22 रुपए के हिसाब से, ठीक है। वही ओपनिंग जो कॉस्ट आ रही होगी वो वेरिएबल जो आपकी 22 रुपए के हिसाब से आ रही ना, बजट के हिसाब से, तो इसको यहाँ ले लिया इन्होंने 22 के हिसाब से, तो इससे आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब क्लोजिंग की वेरिएबल कॉस्ट आपको कैसे देखनी है? जो आपकी क्लोजिंग आपकी चूंकि क्या है 20,000 यूनिट की है, और आपकी 36 लाख जो आपने ये निकाली थी ना, ये वाली 36 लाख जो आपकी कॉस्ट आ रही थी, इसको यहाँ से इन्होंने क्या कर लिया, इस 36 लाख को वही 1,60,000 से डिवाइड किया। यहाँ ये 360 आना चाहिए वैसे, अगर आइडियली आप देखो ये गलत लिखा हुआ है, ये 36 नहीं आएगा, ये 36 आएगा ही नहीं, ये आएगा 360। या तो लैक्स में अगर लिखेंगे तो ये आएगा ऐसे, ये आपका 360 डिवाइडेड बाई 16 अगर करेंगे तब ये आंसर आएगा आपका, ये गलत लिखा हुआ है। या फिर आप पूरा 36 लाख डिवाइडेड बाई 1,16,000 कर लीजिए, 36 लाख डिवाइडेड बाई 1,60,000, ठीक है, इंटू आपका 20,000, तो आपको ये 4,50,000 आएगा। या आप 360 डिवाइडेड बाई 16, 360 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 20,000 अगर करेंगे तो भी यही आंसर आ जाएगा, 4,50,000। तो इससे आपका ये क्लोजिंग को यहाँ पे इन्होंने लेके ये आपकी वही अगेन फॉर्मूला एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग। फिर आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो आपके हैं, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो वेरिएबल आपकी दी हुई है वेरिएबल कॉस्ट, वो आप देख लीजिए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कितनी वेरिएबल कॉस्ट थी आपकी, 6 रुपये पर यूनिट। तो ये आपका 6 रुपये के हिसाब से इन्होंने यहाँ इसको देखा है, 1,50,000 इंटू 6। पर आप यहाँ इसको कैसे करेंगे, इसकी कैलकुलेशन क्या है, इसकी कैलकुलेशन है 1,50,000 इंटू 6, ये आपका वेरिएबल है, ठीक है, तो ये आ गई। तो इससे आपकी टोटली ये वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है, राइट। तो सेलिंग प्राइस ये सेलिंग हो गई, टोटल सेलिंग माइनस वेरिएबल कॉस्ट ये हो गई, इससे आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। इस कंट्रीब्यूशन में ये कंट्रीब्यूशन आपका आ गया, और अब ये आपका प्रॉफिट है। फिर यहाँ पे ये फिक्स कॉस्ट करेंगे तो फिर आपको प्रॉफिट दिख जाएगा। तो ये इसमें क्या होता है कि वेरिएबल कॉस्ट को आपको एक साथ करना है और फिर फिक्स कॉस्ट को आपको एक साथ करना है, ठीक है। तो ये फिक्स कॉस्ट तो आपको पता ही है, आपने निकाली हुई थी पहले भी यहाँ पे, राइट। तो आप अगर कंट्रीब्यूशन जो है उसमें से आप अगर फिक्स कॉस्ट घटा देंगे तो आपका ये प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपकी बेसिक इक्वेशन ये होती है कि सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये अगर टोटलिटी में देखें तो दिस कंट्रीब्यूशन माइनस दिस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो आप इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरह से ये इन्होंने कैलकुलेशन पूरी कर दी है यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग में। कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कॉस्ट को किस तरह से अब्जॉर्ब कराना है। तो मेरे हिसाब से आई एम एबल टू एक्सप्लेन द थिंग्स इन द डिटेल। स्टिल यू हैव डाउट, यू मे कम टू मी थ्रू कमेंटिंग और मैसेजिंग। थैंक यू वेरी मच।